तो बच्चों, आज हम व्यवसायिक अध्ययन में अध्याय 15 वित्तीय प्रबंध में हम लोग आज पढ़ेंगे अति पूंजीकरण क्या है। जब व्यवसाय में जब अंश का निर्गमन, जो भी अंश हम निर्गमित करते हैं, निर्गमित जो अंश किए गए हैं उसकी राशि वास्तविक आवश्यकता या लाभ कमाने की क्षमता से अधिक होती है तो उसे हम अति पूंजीकरण कहते हैं। एक बार फिर से हम इसको देखेंगे। जो अंश निर्गमित किए गए उसकी राशि वास्तविक आवश्यकता या लाभ कमाने की क्षमता से अधिक होती है तो हम क्या कहते हैं, उसे अति पूंजीकरण कहते हैं। अति पूंजीकरण के बारे में कई अर्थशास्त्रियों ने परिभाषित किया है। गेस्टनबर्ग ने कहा कि एक निगम अति पूंजीकरण तब मानी जाती है जब उसके आय निर्गमित स्टॉक या बॉन्ड्स पर उचित दर से लाभांश देने में अपर्याप्त होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अतिकरण पूंजी यानी जब उसकी वास्तविक आवश्यकता और लाभ कमाने क्षमता से अधिक होती है। अब ये अति पूंजीकरण क्यों होती है, इसके पीछे क्या कारण है, ये हम इसको पढ़ेंगे। तो अति पूंजीकरण जब बाजार में जो मुद्रा होती है उसका वैल्यू कम हो जाता है और वस्तु का वैल्यू ज़्यादा हो जाता है, तब उस स्थिति में अति पूंजीकरण होती है। जिसमें हम अगर पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति के बारे में आप 11th क्लास में भी पढ़े हो कि जब मुद्रा की मूल्य कम हो जाए और वस्तु की मूल्य बढ़ जाए तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। तो जब उद्योग की स्थापना मुद्रास्फीति या तेजी के समय ये कारण होता है अति पूंजीकरण का। दूसरा कारण होता है ऊंची ब्याज दर। जब ब्याज की दरें बढ़ा दी जाती है, जो ब्याज हम ऋण वगैरह लेते हैं उस पर ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है तो उस स्थिति में भी अति पूंजीकरण होता है। अति पूंजीकरण होता है। जैसे कंपनी जब अपने लिए ऋण लेती है और उसका ब्याज दर ज़्यादा हो जाता है तो भी हम उसे कहते हैं अति पूंजीकरण। इसके बाद और कारण हो सकता है, एक है अधिक पूंजी निर्गमन। हमने अपने व्यवसाय में आवश्यकता से अधिक पूंजी का निर्गमन कर दिया, आवश्यकता से अधिक हमने आम जनता में पूंजी निर्गमित कर दिया, उसके कारण भी अति पूंजीकरण होती है क्योंकि समुचित उपयोग नहीं हो पाता है। जितना भी हमने जनता में पूंजी का निर्माण किया है वो आवश्यकता से अधिक कर दिया तो इस कारण से उसमें अति पूंजीकरण की स्थिति पैदा हो जाती है। एक और कारण है उदार लाभांश नीति। ये सरकार की लाभांश नीति होती है कि जब कंपनी आवश्यकता से अधिक पूंजी का निर्माण कर देती है और जब निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में बदला जाता है उस समय निजी कंपनी की संपत्तियों का मूल्य बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। इस कारण से भी अति पूंजीकरण की स्थिति पैदा होती है। तो उदार नीति में जब कंपनी लाभांश नीति अपनाती है और उसमें पुनः विनियोग के लिए पर्याप्त आय नहीं बचाती है, जितना आय उसे प्राप्त होता है वो खर्चा कर देती है, इस कारण से भी अति पूंजीकरण की स्थिति पैदा होती है। तो ये तो था आपका अति पूंजीकरण क्या है और अति पूंजीकरण किस किस कारणों से उत्पन्न होता है।
दोष की बात करें, अति पूंजीकरण में दोष कौन कौन से हैं, तो कंपनी की साख जो है घटती जाती है। पहला क्या दोष है, कंपनी की जो साख है क्या होता है, घटती जाती है। कंपनी की साख कम होती जाती है, घटती जाती है। दूसरा क्या दोष है, एक तो कंपनी की साख कम हो जाएगी, दूसरा हो जाएगा लाभांश से होने वाले आय कम हो जाएंगे, और अति पूंजीकरण से देश में सट्टा बाजारी को प्रोत्साहन मिलेगा, आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी, श्रमिक की छटनी होगी, कम से कम छटनी रखे जाएंगे, बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी। इस तरह से कई समस्याएं अति पूंजीकरण के कारण पैदा होती है। कंपनी विवश होकर के वस्तु की किस्म में गिरावट करने लगता है, जब वस्तु नहीं बिकती है तो उसकी क्वालिटी कमज़ोर होने लगते हैं। इस तरह से बहुत सारी समस्या पैदा होती है अति पूंजीकरण के कारण। अब बच्चों ये तो अति पूंजीकरण की बात हो गई, अब हम पढ़ेंगे अल्प पूंजीकरण क्या है। तो अल्प पूंजीकरण जस्ट अति पूंजीकरण का विपरीत होता है। अति पूंजीकरण का विपरीत दशा है। विपरीत दशा क्या है, इसमें जैसे बताया गया कि जो निर्मित किए गए उसकी राशि वास्तविक आवश्यकता या लाभ कमाने की क्षमता से ज्यादा होती है, और इसमें जब कंपनी की वास्तविक मूल्य पुस्तक मूल्य से अधिक होता है, इसमें क्या होता है, इसमें लाभ कमाने की क्षमता से कम होता है, इसमें वास्तविक मूल्य जो है वो पुस्तक मूल्य से ज्यादा रखा जाता है। तो इसके कारण कई हैं। कारण में पहला है कंपनी मंदी के समय, यानी देश में अगर महंगाई कम है, मंदी की स्थिति चल रही है, तो इस कारण से अति पूंजीकरण की स्थिति अल्प पूंजीकरण की स्थिति पैदा होती है। एक चीज मैं बता दूं कि अल्प पूंजीकरण में कंपनी उपयोग में लाई हुई अन्य कंपनियों को तुलना में कम पूंजी लगा करके और अधिक लाभ प्राप्त कर सकती है। मतलब कम से कम पूंजी लगा करके और कंपनी अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करती है। तो अति पूंजीकरण के अगर कारण की बात करें हम, तो कारण में सबसे पहला कारण है कंपनी की मंदी के समय, यानी कंपनी का जो वस्तु का कीमत है वो कम हो जाता है, मंदी हो जाता है, बाजार में नहीं बिकता है। दूसरा होता है दूसरा क्या है, जब ब्याज की दर कम हो। ब्याज की दर कम होने के कारण भी अल्प पूंजीकरण की स्थिति पैदा होती है। तो आप देख सकते हैं कि ब्याज की दर कम होने पर अल्प पूंजीकरण की स्थिति पैदा होती है। तीसरा कारण है कि ऋण पे ब्याज भी कम मिलना। ऋण पे ब्याज कम मिलता है, उसके कारण भी अल्प पूंजीकरण की स्थिति होती है। फिर प्रबंधक एवं कर्मचारियों में अत्यधिक कार्य कुशलता का होना, यानी प्रबंधक और कर्मचारी ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करते हैं। इस कारण से कार्य कुशलता जब उनमें बढ़ जाती है तो कम पूंजी पर भी वह अधिक लाभ की संभावना बढ़ जाती है। तो ये कुछ कारण हैं जिसके कारण देश में अल्प पूंजीकरण की स्थिति पैदा होती है। अब अल्प पूंजीकरण के दोष की बात करें कि कौन कौन से दोष होते हैं, तो सबसे पहला दोष है कि अल्प पूंजीकरण से कंपनी की आर्थिक दशा ठीक होने और अधिक लाभ कमाने की क्षमता बढ़ती है। दूसरा चीज़ है, ऐसी दशा में प्रबंधक अपने स्वार्थ के लिए हिसाब किताब में गड़बड़ कर देते हैं
अल्प पूंजीकरण कंपनी पर सरकार अधिक से अधिक व्यय करती है, जिसके कारण उसका नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। इस तरह से और भी कई इसके कारण हैं, जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति पे प्रभाव पड़ते हैं। अब हम बच्चों आपको पढ़ेंगे स्थायी पूंजी। स्थायी पूंजी किसे कहते हैं? तो कुल पूंजी का वह भाग जो स्थायी संपत्ति के लिए, स्थायी संपत्ति जैसे भूमि, भवन, प्लांट, फर्नीचर, ये सब क्रय करने में जो लागत लगती है उसको हम क्या कहते हैं? स्थायी पूंजी। अब स्थायी पूंजी की अगर हम स्थायी पूंजी के जो निर्धारक तत्व हैं, निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं जो स्थायी पूंजी के मूल्य को निर्धारित करते हैं? तो पहला आता है व्यवसाय की प्रकृति, यानी व्यवसाय आप किस प्रकार का कर रहे हैं, व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या है। जैसे मान लीजिए रसायन उद्योग है, या फर्नीचर उद्योग है, या चीनी साबुन का उद्योग है, या पेपर का उद्योग है। इस तरह से आपकी व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर निर्भर करेगा कि आप किस तरह की पूंजी को रखेंगे। जैसे मान लीजिए जूट, लोहा और इस्पात आदि का जो उद्योग है, उसमें जो है स्थायी पूंजी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। तो व्यवसाय की प्रकार यानी प्रकृति कैसी होगी, उसके आधार पर ही आपका पूंजी निर्भर करता है। ये तो व्यवसाय की प्रकृति हो गई। फिर होता है व्यवसाय का आकार। व्यवसाय का आकार का मतलब ये है कि स्थायी पूंजी की मात्रा जो है व्यवसाय के आकार पर निर्भर करता है। जितना बड़ा व्यवसाय होगा स्थायी पूंजी उतनी ही ज़्यादा लगानी पड़ती है। छोटा व्यवसाय होगा तो कम स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके बाद आता है उत्पादन विधि। उत्पादन विधि की बात करें तो उत्पादन विधि भी स्थायी पूंजी की मात्रा पर निर्भर करती है। यदि पूंजी गहन उद्योग में लगाया जाए तो उसमें स्थायी संपत्ति की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। इस तरह से आपके उत्पादन पर भी स्थायी संपत्ति की निर्धारकता तो निर्भर करती है। फिर आता है प्रौद्योगिक उत्थान। प्रौद्योगिक उत्थान का मतलब है कुछ उद्योगों में तकनीकी बड़ी जल्दी और पुरानी या बेकार हो जाती है तथा नई तकनीकी अपनाई जाती है। तो जब हम नई तकनीकी अपनाएंगे तो उससे पूंजी उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट होगा, ज़्यादा खर्चा होगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो आवश्यकता अनुसार उसमें तकनीकी परिवर्तन करने पड़ते हैं, जिससे उनका व्यय भी अधिक हो जाता है। इसके बाद आता है वित्तीय विकल्प। वित्तीय विकल्प का मतलब है कि जब कोई परिसंपत्ति किराए पर प्राप्त की जाती है तो उस पर जो लगान देना होता है वो भी आपके स्थायी पूंजी पर निर्भर करता है। जैसे हम कोई भी संपत्ति जैसे खदान लिए तो उसमें हमको प्रत्येक वर्ष लगान देना पड़ता है, कर देना पड़ता है, जिससे ये पता चलता है कि उसका व्यवसाय किस प्रकार का है।
ये तो आपका एक बार फिर से हम बता दें, स्थायी पूंजी यानी कुल पूंजी का वह भाग जो स्थायी यानी भूमि, भवन, प्लांट, फर्नीचर आदि के क्रय में लगाया जाता है, उसे स्थायी पूंजी कहते हैं। स्थायी पूंजी के जो निर्धारक तत्व हैं वो व्यवसाय की प्रकृति, व्यवसाय का आकार, उत्पादन विधि, प्रौद्योगिक उत्थान और वित्तीय विकल्प पर निर्भर करता है। बच्चों ये सब मैंने आपको बताया, और भी इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न आपको दे रहे हैं होमवर्क में। होमवर्क में पहला प्रश्न आपका है कि अति पूंजीकरण का अर्थ लिखें। और दूसरा प्रश्न है स्थायी पूंजी का अर्थ लिखें। और बच्चों तीसरा है आपका कि स्थायी पूंजी के निर्धारक तत्व लिखे। ये मैंने अति पूंजीकरण का अर्थ लिखे, स्थायी पूंजी का अर्थ लिखे, और स्थायी पूंजी के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं वो भी आपको लिखना है। तो ये मैंने कुछ प्रश्न दिया है, इसको आपको करना है और इसका आंसर लिखना है।